सुप्रभात। सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण महोदय, संस्था परिवार से जुड़े हुए जितने भी मार्गदर्शक के रूप में स्नेह रखने वाले, इस विद्यालय परिवार में हर तरीके से अपना योगदान रखने वाले सभी बंधुओं का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल। परम पूज्य निर्देशक महोदय, संस्था प्रधान, बाल साधना विद्यालय परिवार की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक टीम की ओर से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आपके परिवार की स्वस्थता, आपके परिवार के कल्याण और आपके परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी हो सकुशल हो, आप निरोग हो, स्वस्थ हो और आप इस वैश्विक महामारी में अपने परिवार और समाज के साथ सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आगे आपके जीवन में और सारी खुशियाँ आएँ और बुराइयाँ आपके जीवन से हट जाएं। प्रिय छात्रों, कल हमारा टॉपिक था राजनीतिक विज्ञान का पाठ संख्या 7 था और पाठ संख्या 4 था। आज पाठ संख्या 5 है और पाठ संख्या 5 में कल कुछ चीज़ें जो अंत में पढ़ाई थी वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है मुख्यमंत्री, जो कल मैंने इसकी डिटेल आपको बता दी थी। और मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वो क्या होता है, मंत्रिपरिषद। प्रिय छात्रों, कल मैंने बताया भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का पद है, 64 में मुख्यमंत्री, 164 में, क्योंकि कल मैंने पद बताया वो तो था 163 में, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 164। और एक बात मैंने और बताई थी कल कि 3 तरीके के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और संसदीय सचिव होते हैं। कैबिनेट प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के सर्वोत्तम और स्वतंत्र कार्य के लिए स्वतंत्र होते हैं। और राज्य मंत्री, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, और उप मंत्री इनके सहयोग के लिए होते हैं। लेकिन भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये संसदीय सचिवों के लिए नियुक्ति का आदेश दिया था। संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ये 3 मंत्री और मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, जबकि संसदीय सचिव अपना इस्तीफा जो है वो किसको देते हैं, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा पेश करते हैं। फिर हमने कार्यकाल की बात पढ़ी। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो समय से पूर्व भी उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सुपुर्द करते हैं। एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो वेतन भत्ते होते हैं, उन वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। एक बात और यहाँ आती है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बीच की कड़ी कौन होता है, राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो राज्यपाल सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर व मंत्रिपरिषद के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। मंत्रिपरिषद अपनी सूचनाएं सीएम को बताते हैं, सीएम किसको बताते हैं, राज्यपाल को बताते हैं। तो इनके बीच की क्या होता है, कड़ी जो उनके द्वारा होती है। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा। तो कल हमने बताया था 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था, और 91वें संवैधानिक संशोधन के मुताबिक भारतीय संविधान जो है उसमें एक संशोधन किया गया था कि मंत्रिपरिषद की संख्या केंद्र में लोकसभा की 15% और राज्य में विधानसभा की 15% होगी। लेकिन केंद्र वाली सही है, राज्य में एक उपबिंदु और है कि ये सदस्य संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। जैसे सिक्किम है
जिसमें 32 ही विधानसभा सदस्य हैं। तो ऐसी स्थिति में 15% कोई मायने नहीं रखता, तो वहाँ पर 12 मंत्री परिषद के अंतर्गत सदस्य होने का प्रावधान उसके अंतर्गत दिया गया है, या वहाँ पर ये प्रावधान जोड़ा गया। भारतीय संविधान के मुताबिक जो मंत्री परिषद है, वो मंत्री परिषद की कार्यशैली उसी तरीके से है जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद मैंने जो बढ़ाई थी आपको, उस केंद्रीय मंत्री परिषद के आधार पर ही उसकी कार्यपालिका जो है या व्यवस्थाएं आपकी जो है उनके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। तो 2 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। पहली चीज़ तो आपसे ये पूछी जाएगी कि जैसे मुख्यमंत्री का पद है, उनकी नियुक्ति है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके बीच की कड़ी होता है, इनके बारे में आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। तो आप इसको कैसे जवाब दोगे उसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। मंत्री परिषद का पहला कार्य होगा शासन की नीति का निर्धारण करना, यानी मंत्री परिषद एक सुनना बच्चों कि पहला मंत्री परिषद का कार्य मान लो, चाहे मुख्यमंत्री का कार्य कर लो, क्योंकि ये इसके सहयोग से काम करता है। तो मंत्री परिषद का पहला कार्य होगा शासन की नीति का निर्धारण करना, शासन की नीति का निर्धारण करना, यानी 5 साल के लिए सरकार जब उसको जिम्मेदारी देती है तो वो मंत्री परिषद और वो मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए शिक्षा, अपने राज्य के लिए स्वास्थ्य, अपने राज्य के लिए कृषि, अपने राज्य के लिए जल संरक्षण, अपने राज्य के लिए सामाजिक विकास, अपने राज्य के लिए नई नीति, अपने राज्य के लिए गरीबी मिटाने के लिए, अपने राज्य के कल्याण के लिए, ये सारी योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो योजनाएं एक मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। इसलिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का पहला कार्य होगा अपने शासन की नीति का निर्धारण करना, अपने शासन की व्यवस्थाओं को लागू करना। उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। दूसरा कार्य क्या है इसका, उच्च पदों पर नियुक्ति के क्षेत्र में राज्यपाल से परामर्श। यानी आपको एक चीज़ यहाँ पर है कि जो ऊंचे पद जो आपके हैं, ऊंचे पदों पर नियुक्ति के क्षेत्र में राज्यपाल को परामर्श देना। क्या क्या परामर्श उसको दिए जाएंगे उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। उच्च पदों पर नियुक्ति जैसे मान लो महाधिवक्ता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है, तो आप याद रखना महाधिवक्ता 165। राज्य लोकायुक्त, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। वैसे ये चीज़ छोड़ देना भाई, मैं क्लियर कर दूं, ये राष्ट्रपति के परामर्श से होता है भाई, इसका कोई सीएम का कोई रोल नहीं होता, इसलिए इसको क्रॉस ही कर दो एक बार। महाधिवक्ता, राज्य लोकायुक्त, उसके बाद राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके बाद में किसान आयोग, ये जितने भी राज्य के उच्च पद होते हैं, इन उच्च पदों के ऊपर राज्यपाल जैसे जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, इन सारों की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। लेकिन राज्यपाल इनकी नियुक्ति करने से पहले किसका परामर्श लेता है, वो मुख्यमंत्री का परामर्श लेता है या मुख्यमंत्री के परामर्श से वो कार्य करता है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, यानी विधानमंडल, तो विधानमंडल 168 के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो भारतीय संविधान में विधानमंडल 168 में, विधानमंडल की शक्ति 169 में, 170 में विधानसभा है, 171 में विधान परिषद है। ये बातें हमने ध्यान से पढ़ी हैं पहले। तो विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व कौन करता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद करता है। तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक यहाँ पर क्या होगा, विधान परिषद होगा। अब आप कहोगे सर ये विधान परिषद तो 7 ही राज्यों में है, बाकी तो है ही नहीं, तो बाकी तो विधानसभा ही है। तो विधानसभा तो है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, तो जहाँ विधानसभा वहाँ विधानसभा ही रहेगी, दोनों सदन नहीं है। तो इनमें शासन का जो प्रतिनिधित्व करता है, इनका प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है, प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिया जाता है, इनके द्वारा ही दिया जाता है। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, उसके बाद में अगला कार्य क्या, कानून निर्माण का कार्य निश्चित करना।
कानून निर्माण का कार्य निश्चित करना। कानून निर्माण का कार्य कैसे निश्चित किया जाता है? कानून निर्माण के कार्य का मतलब है मंत्रिपरिषद अपने राज्य के संचालन के लिए कोई भी परिवर्तन करना हो तो उसके लिए विधेयक लेके आती है, उस पर बहस होती है और उस पर नया कानून बनाया जाता है। तो राज्य में नए कानून के निर्माण को जो निश्चित करती है, व्यवस्थित करती है या उसको लाती है, तो कानून निर्माण का कार्य निश्चित करना, व्यवस्थित करना, तय करना, संचालन करना, ये शासन संचालन के सारे जो शक्तियाँ जो आपके हैं वो सारी शक्तियाँ किसके एवज में है? मंत्रिपरिषद के क्षेत्र में ये आती है। फिर अगला शब्द जो आपका आता है बजट तैयार करना, यानी कि कौन सी चीज़ आती है? बजट तैयार करना। राज्य का वार्षिक बजट वित्त वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। अब आप कहोगे सर राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? देखो राजस्थान में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि राजस्थान के जितने भी सीएम हैं बने वो लगभग वित्त विभाग अपने पास ही रखते हैं, वो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखता है। तो राजस्थान के जो या राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्री मंत्रिपरिषद के सहयोग से क्या करते हैं? अपना बजट तैयार करते हैं। तो वित्त मंत्री बजट तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन से नए टैक्स जोड़ने हैं, किन में रियायत देनी है, किस चीज़ के बारे में हमें कौन से प्रावधान देने हैं और आगामी सत्र के लिए जो क्या योजनाएं रहेंगी, ये सारी योजनाएं बजट तैयार करना, ये सारी योजनाएं जो मंत्रिपरिषद की रहेंगी, यह सारी योजनाओं का जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि मंत्रिपरिषद के अलावा मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या क्या नीतियां रहेंगी या उनके लिए क्या परामर्श रहेंगे, उसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे। तो मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना। अब आपका जो टॉपिक है वो पढ़ना आपको मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ये किसका होता है? राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। दूसरी बात, यह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। और मुख्यमंत्री की पद जो है वो तो 163 में है। और मुख्यमंत्री की शपथ वह मंत्रिपरिषद के अधिकारों, कोष्टक में कर दो विभागों का वितरण, शपथ, ये सारी होती हैं वो 164 में होती है। ये सारी जो शक्तियां हैं वो कितने में होती हैं? 164 में होती है। तो 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा, विधानसभा के बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करेगा। लेकिन आप ये कहोगे कि राज्य के राज्यपाल के पास एक शक्ति और होती है, और राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति प्रदान होती है कि वो राज्य के राज्यपाल के पास ये शक्ति मिलती है कि वो चाहे अगर कोई दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, दल बदल हो जाए, संविधान का अतिक्रमण हो, तो वो 356 के तहत एक तो राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है, और स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वो किसी को अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करके उसे बहुमत सिद्ध करने की जिम्मेदारी दे सकता है। ये राज्यपाल की सहविवेक की शक्ति होती है जो मुख्यमंत्री के मामले में होती है। मुख्यमंत्री का पहला कार्य क्या होता है? वही कार्य जो प्रधानमंत्री का केंद्र में, वही कार्य यहाँ पर किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री का पहला कार्य होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद का निर्माण करना पहला काम भी है। तो यह 164 में जब मुख्यमंत्री की शपथ दिला देता है, फिर वो राज्यपाल से ये कहता है कि इन व्यक्तियों को आपको मंत्री बनाना है,
ये मंत्री पद पर रहेंगे और ये विभाग इनके पास रहेंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने मंत्रियों की चयन सूची तैयार करेगा। वो चयन सूची वो राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उस मुख्यमंत्री के इशारे के आधार पर या उस मुख्यमंत्री के कहने के आधार पर उक्त विभाग दिए गए मंत्रियों को क्या दिला देगा, शपथ दिला दी जाएगी या शपथें दिलवाई जाएगी। तो यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री के परामर्श से वो विभिन्न मंत्रियों की जो सूची उसको मिलेगी, उसके आधार पर वो मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। मंत्रियों में कार्य बंटवारा और परिवर्तन। तो मुख्यमंत्री का दूसरा कार्य क्या होगा, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा परिवर्तन, यानी कि मंत्रियों में विभागों का बंटवारा परिवर्तन व कार्य, यानी कौन कौन से कार्य उनको दिए जाएंगे, ये काम मुख्यमंत्री का होगा। किस मंत्री के पास में वित्त विभाग होगा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, सहकारिता विभाग, सामाजिक विभाग, उसके बाद में आपका जल संरक्षण विभाग, कृषि विभाग, ऐसे विभाग होते हैं। ये सारे विभाग उनमें बांट दिए जाएंगे अलग अलग मंत्रियों में। ये बांटने का काम मुख्यमंत्री करेगा। जैसे हनुमान जी बेनीवाल ने आज से 2-3 दिन पहले कहा था कि भाई प्रधानमंत्री मुझे मंत्री बनाए या बनाए, ये उनका विशेषाधिकार है। तो कहने का मतलब एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि जब उसे उसके पद की शपथ दिला दी जाती है तो वो अपने वरिष्ठतम व्यक्तियों से परामर्श करके, यानी कि अनेक जो मंत्री हैं उनके अंतर्गत अलग अलग विभागों में, किसी को वित्त, किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, परिवहन, पर्यटन, सहकारिता, सामाजिक, जल समुदाय, कृषि विकास, ये सारे कार्यों में विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है। फिर मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तीसरा कार्य मुख्यमंत्री का जो है वो है मंत्रिमंडल का संचालन। कि मंत्रिमंडल के संचालन से यहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है। बैठकों के लिए एजेंडा, कार्य सूची मुख्यमंत्री द्वारा तैयार किया जाता है। ये कार्रवाई उसी के निर्देशन में होती है। तो मंत्रिमंडल की पहली बार तो बैठक बुलाना, ये बैठक कौन बुलाएगा, सीएम बुलाएगा। अच्छा, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता सीएम करेगा। बैठक का एजेंडा कौन तय करेगा, एजेंडा तय होगा तो एजेंडा तय भी किसके द्वारा होगा, सीएम द्वारा होगा। तो बैठक का एजेंडा जो तय होगा वो सीएम द्वारा होगा। बैठक बुलाई जाएगी वो सीएम के द्वारा बुलाई जाएगी। और बैठक की अध्यक्षता करेगा वो स्वयं कौन करेगा, जो सीएम होगा वो स्वयं उस बैठक की स्वयं अध्यक्षता करेगा। तो मंत्रिमंडल का की बैठक बुलाना, उस बैठक की अध्यक्षता करना, उस बैठक में जो चर्चा करने के लिए जो हमने विषय रखा है उस विषय का एजेंडा तैयार करना, उस पर विचार विमर्श करना, और उस एजेंडे का जब प्रारूप तैयार होता है तो सीएम उसमें सभी मंत्रियों से क्या करता है, परामर्श करता है कि इस एजेंडे का वास्तविकता क्या रहेगी, ये आगे लागू होने के क्या होंगे। ये सारे तौर तरीके जो होंगे वो तौर तरीके मुख्यमंत्री का काम होगा। तो मुख्यमंत्री क्या काम करेगा भाई, पहले उनमें विभागों का बंटवारा देगा। विभागों का बंटवारा हो गया, कार्य सौंप दिया। मान लो 2 साल हो गई, 1 साल हो गई, कोई मंत्री ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, उसकी आलोचनाएं हो रही है, तो उस विभाग में परिवर्तन कर सकता है। फिर भी उसकी आलोचनाएं हो रही, उसको विभाग से हटा सकता है, नया मंत्री ले सकता है अगर मंत्री बन गए। मंत्रिमंडल का संचालन करने की जिम्मेदारी वो भी सीएम की है, क्योंकि उनकी बैठक कौन बुलाएगा, सीएम बुलाएगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सीएम करेगा। उनसे राय परामर्श कौन करेगा, सीएम करेगा। उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, सीएम करेगा। और एक बैठक के अंतर्गत उस बैठक का क्या उद्देश्य है, उसका एक एजेंडा, उसका एक प्रारूप जो होता है वो प्रारूप तैयार करेगा, वो कौन करेगा, वो सीएम के द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। अगली चीज ये आती है कि शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। अगली चीज क्या आती है यहाँ पर, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। ये समन्वय वाली आपको ये लाइन यहाँ से समझनी है। देखो, विभिन्न विभाग कौन कौन से हैं या उन विभागों में यहाँ समन्वय से क्या मतलब है। देखो, मंत्री परिषद है
वो एक इकाई के रूप में काम करती है। मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्य किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसके मतभेद में दूसरे में सामंजस्य करता है। देखो कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो सोच हो रही है, राजनीतिक जो चरित्र जो चल रहा है, उस चरित्र में क्या होता है कि समझ का थोड़ा अभाव होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं, वो विभागों के मंत्री एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी कर देते हैं, और टिक्का टिप्पणी से क्या हो जाता है, गतिरोध पैदा हो जाता है। तो एक मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि जब उनके विभागों में जब ऐसा गतिरोध पैदा होता है तो उस गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। उनमें समन्वय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उसी की होती है। तो आपको यहाँ पर पूछा है शासन के विभिन्न विभागों में या तो क्या हो जाता है, मतभेद हो जाती है, फूट पड़ जाती है, या किसी प्रकार की टिप्पणियाँ हो जाती हैं, या किसी प्रकार की जो एक दूसरे के अंतर्गत जो एक दूसरे के विरुद्ध भावनाएं विकसित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो शासन व्यवस्था के लिए क्या होती हैं, खतरा होती है। तो मुख्यमंत्री उस समय इस चीज़ को भांप लेता है, और मुख्यमंत्री भांपने के बाद में क्या करता है कि उस स्थिति के अंतर्गत उनकी एक बैठक बुलाता है, उनको बुलाता है, उन दोनों मंत्रियों से अलग बात करता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करती है, यानी सीएम क्या होता है, सीएम देखो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी, 167 का अनुच्छेद पढ़ा था, और आपने वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जो है उसके बीच की आपने कड़ी पढ़ी कि भाई वो उसके बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। 100 जो आपने 67 का अनुच्छेद पढ़ा है, साफ पढ़ा आपने, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी कौन होता है, सीएम होता है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 167 है, और अनुच्छेद 167 के मुताबिक सीएम 2 चीज़ों के मध्य की कड़ी होता है। 2 चीज़ कौन सी होती है, एक तो होती है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के साथ दूसरी चीज़ होती है वो होती है जो राज्यपाल। अगर एक राज्यपाल से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का कोई सीधा समन्वय नहीं होता है, सीधा संपर्क नहीं होता है, केवल ये सीएम एक ऐसी चीज़ होती है जो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी होती है। उन दोनों के राज्यपाल के आदेशों से मंत्रिपरिषद को अवगत कराना, और मंत्रिपरिषद की कोई भी समस्याएं होती है, कोई वार्तालाप होती है, कोई बातें होती हैं, तो वो राज्यपाल के निर्देशन में लाने की जो जिम्मेदारी है, वो लाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, सीएम की है। तो ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी रहेगी, सीएम की रहेगी। फिर सीएम विधानसभा का क्या होता है, नेता होता है। सीएम किसका नेता होता है, विधान सभा जो है उस विधानसभा का नेता होता है। देखो ये विधानसभा के नेता होने से यहाँ क्या तात्पर्य है, इस बात के ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देखो जैसे राजस्थान की विधानसभा का उदाहरण देखिए, राजस्थान की विधानसभा में 200 प्रतिनिधि चुनाव लड़कर आते हैं। अब 200 में क्या होता है कि जैसे मान लो कि चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस ने भाग लिया और भाजपा ने भाग लिया, 2 दलों ने यानी कि इस चुनावी क्षेत्र के अंतर्गत क्या लिया, भाग लिया। जिस भी दल को बहुमत मिलता है, जैसे अभी 2018 की बात करें तो कांग्रेस को 101 सीट मिली, 6 बसपा की सीट मिल गई और 13 निर्दलीय थी। तो वैसे भी उसको 101 मिलते ही बहुमत मिल गया, लेकिन फिर भी अगर 106 हो, ये 13 में से 2 आए 4 आए, बहुमत हो गया, तो ये सब बहुमत का नेता हो गया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो सीएम होता है वो विधानसभा का नेता होता है, और पीएम होता है वो लोकसभा का नेता होता है। तो ये विधानसभा के नेता से माना जाता है। दूसरी बात, विधानसभा का नेता क्यों माना गया, क्योंकि विधानसभा का नेता इसलिए माना गया कि इसके प्रशासन की सारी धुरी, प्रशासन की सारी जो धुरी है, सारी जो व्यवस्थाएं, सारा जो कार्य है, ये सारा कार्य किसके चारों ओर घूमता है, इस शासन की धुरी, शासन व्यवस्था का जो सारा कार्य है वो सारा कार्य किसके ओर घूमता है, सीएम के चारों ओर घूमता है। क्योंकि सारी विधानसभा वो सीएम और उसके मंत्रिपरिषद के ऊपर कार्यों पर निर्धारित होती है, उनके आधार पर वो विधानसभा अपनी सफलता की ओर बढ़ती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि उसे विधानसभा का नेता माना जाता है। ये हमारे, जैसे अगर बात की जाए तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के पहले सीएम बने थे कौन, हीरालाल शास्त्री जी बने थे।
ये पहले मनोनीत ये 30 मार्च 1949 को बने थे और 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल, और टीकाराम पालीवाल जो थे वो टीकाराम पालीवाल कहाँ से थे? दौसा से थे। ये राजस्थान के 1952 में पहले निर्वाचित सीएम थे। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक जो सीएम रहे थे वो लंबे समय तक कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी वो लंबे समय तक सीएम थे। पहली महिला सीएम कौन बनी थी? तो पहली महिला सीएम बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो आपकी बनी थी वो 11वीं विधानसभा की सीएम बनी थी। 11वीं विधानसभा में पहली महिला सीएम बनी थी। वर्तमान सीएम है वो अशोक गहलोत हैं, जो तीसरी बार राजस्थान के क्या बने? सीएम बने। क्योंकि पहली बार सीएम ये 1998 में बने, फिर 2008 में बने और फिर 2018 में बन गए। तो ये तीसरी बार सीएम बने और वर्तमान समय में यही सीएम है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि राजस्थान के कौन सीएम बने, कैसे सीएम बने, कब बने, तो ये सारी बातें आपकी यहाँ से आती हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है उसका जो फाइनल पॉइंट बचा है और वो है उच्च न्यायालय, जो आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। एक बार हम इसकी थोड़ी टेली आपको कर दें। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद पद 163, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को शपथ 164, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, सीएम, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की क्या होता है? कड़ी होता है 167। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद के कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विभागों पद जो होते हैं उनमें होते हैं। मुख्यमंत्री पहली बार नीति का निर्धारण करता है, अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल के परामर्श से उनकी नियुक्ति होती है, उनमें विभागों का बंटवारा अलग अलग रूप से किया जाता है। बजट तैयार करना, कानूनों का निर्माण करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासन का संचालन करना, ये सारे किसके कार्य होते हैं? एक मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विभागों का बंटवारा परिवर्तन कार्य करता है, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, प्रशासन विभाग बांटता है, मंत्रिमंडल का संचालन, बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, एजेंडा तैयार करना, विभिन्न विभागों का में समन्वय स्थापित करना, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होना, विधानसभा का नेता होना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये चीज़ आपकी कंपटीशन में आती है, कौन सा सीएम कब रहा, कैसे रहा, इसका वर्गीकरण आपका आता है। और कल लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आपकी पॉलिटिकल साइंस का होगा और वो होगा राजस्थान उच्च न्यायालय। और राजस्थान उच्च न्यायालय के बाद होगा जल संसाधन, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, और जल संसाधन में भी आपकी जो परियोजनाएं हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, दामोदर परियोजना है, राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में बावड़ी है, झीलें हैं, नाड़ी है, टाका है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। तो अगले बिंदु में कल हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम विदा होते हैं। जय हिंद, जय